आइए आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी, मुख्य परीक्षा के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है, इस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। और वह टॉपिक है संघाई सहयोग संगठन, संघाई सहयोग संगठन SCO। ठीक है, अब इसमें देखिए, पहले तो आपको हम यहाँ मैप बताना चाहते हैं। ये SCO का जो ग्रीन वाला पार्ट आप देख रहे हैं इस वर्ल्ड मैप पे, ये ग्रीन वाला पार्ट ही संघाई सहयोग संगठन का आपका क्षेत्र है। यह क्यों इम्पोर्टेंट है? देखिए, यहाँ पर ये समझना है हमको, अभी जो टॉपिक हमारा होगा, स्टडी का जो एरिया है हमारा, इसमें क्या क्या चीज़ है। सबसे पहली बात है कि संघाई सहयोग संगठन का क्या महत्व है आज के भू राजनीति में, विश्व की राजनीति में, इकोनॉमी में क्या इम्पोर्टेंस है इसका, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। संघाई सहयोग संगठन का जो बेसिक्स है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है ना, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तीसरा, संघाई संगठन सहयोग का पूरे वर्ल्ड लेवल पे क्या भूमिका है, वर्ल्ड का क्या रोल है। चौथा, इसमें हम लोग पढ़ेंगे, चूँकि इसमें इंडिया भी शामिल, हमारा देश शामिल है, तो इंडिया में क्या रोल है इसका, क्या रोल है इंडिया का, भारत के लिए क्या महत्वपूर्ण भूमिका इसकी होगी। इसके साथ साथ चूँकि इसमें पाकिस्तान भी शामिल है, तो उसने क्या क्या हर्डल पैदा करना प्रारंभ किया है इस संगठन में। 2017 में पाकिस्तान और इंडिया दोनों इसमें शामिल हुआ है। इसके बाद आपको देखना है कि इंडिया के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, चैलेंजेस क्या क्या है, और कैसे इसको टैकल करना है इंडिया को, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग इसको स्टडी करना शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो इसको देखिए आप, सबसे पहली बात है, यहाँ से हम लोग देखेंगे स्टार्ट में, आप यहाँ आइए, संघाई सहयोग संगठन SCO, फुल फॉर्म आप जान रहे हैं, SCO, संघाई सहयोग संगठन। सबसे पहली बात तो आपको ये जानना है, जो हमने अभी मैप दिखाया था, पूरे वर्ल्ड का जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो लगभग 24% है। पूरे वर्ल्ड के ज्योग्राफिकल एरिया का 24% में संघाई सहयोग संगठन के देश, 10 देश हैं, वो विस्तृत हैं। पॉपुलेशन की बात करते हैं हम लोग, 4.22 अरब पॉपुलेशन है, जो पूरे वर्ल्ड का लगभग, है ना, 49% पॉपुलेशन है संघाई सहयोग संगठन में। आप सोच सकते हैं कि इसकी इकोनॉमी, आपस में जो एकता है, आपसी व्यवहार है, आर्थिक या राजनीतिक व्यवहार होगा, वो कितना इम्पोर्टेंट होगा। GDP की बात हम लोग करते हैं, पूरे वर्ल्ड की GDP लगभग $110 ट्रिलियन है, जिसमें से संघाई सहयोग संगठन का $36 ट्रिलियन है, लगभग 31% के आसपास होता है। मतलब आप GDP में 31%, पॉपुलेशन में 49% और ज्योग्राफिकल एरिया में 24% में संघाई सहयोग संगठन विस्तृत है। इससे यह स्पष्ट होता है कि यह कितना इम्पोर्टेंट ये है, कितना इम्पोर्टेंट इसकी भूमिका हो सकती है पूरे वर्ल्ड में। खासकर अमेरिका जैसे देश का जो चैलेंजेस आता रहता है हम लोगों के सामने, उसको टैकल करने में, उसको, है ना, हमें डिफेंड करने में कैसे सहयोग मिल सकता है, इससे पता चल सकता है। आइए लोग देखते हैं कि कहता है कि संघाई सहयोग संगठन, इसको हम एक क्षेत्रीय संगठन ही नहीं कहेंगे, बल्कि यूरेशिया का एक बहुत ही बड़ा प्रभावकारी मल्टीलेटरल एक, है ना, फोरम बन चुका है, बहुपक्षीय मंच बन चुका है, मल्टी फोरल मंच बन चुका है, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी की बात होती है, ऊर्जा, व्यापार, संस्कृति, राजनीति, सभी क्षेत्रों सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए यह संगठन अभी कार्य कर रहा है, कार्यरत है। यह संगठन यूरेशियाई शक्ति संतुलन का प्रतीक है, जो पश्चिमी सैन्य संगठन का, जैसे नाटो के अधिकार को चुनौती देता है। आपने अभी हमने चर्चा किया है कि नाटो जो हमारा है, जो अमेरिका का और पश्चिमी जो यूरोप है, उसका एक सैन्य संगठन है, उसको चुनौती देने के लिए, उसके मोनोपोली को चुनौती देने के लिए SCO का संगठन काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। और ख़ास करके जो यूनिपोलर वर्ल्ड अभी जो हम देख रहे हैं, अमेरिका का, USA का, पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में सभी देशों के साथ इसका जो धौंस जिस तरह जमाता रहता है, जिस तरह से इनकी एक्टिविटी देखने को मिलती है, तो इसके लिए निश्चित रूप से मल्टीपोलर वर्ल्ड, मल्टीपोलर ऑर्डर बनाने की आवश्यकता है, बहुध्रुवीय विश्व बनाने की आवश्यकता है, जिसमें SCO की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें रूस है, चाइना है, इंडिया है, पाकिस्तान है, बेलारूस है, बहुत सारे 10 कंट्री है, ईरान है ना। तो
तो एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा बेसिक जो भी मैंने बताया था, इसका बेसिक के बारे में जानना है। इसकी स्थापना 15 जून 2001 को हुई थी। 2001 को स्थापित हुआ था। लगभग 24 साल से ऊपर इसका स्थापना का हो चुका है। 24 वर्ष हो चुके हैं। इस 24 वर्षों में किस प्रकार से संघाई सहयोग संगठन कार्य कर रहा है, किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, इस पर हम लोग लगातार चर्चा करते रहेंगे। स्थापना का स्थान है संघाई, जो चीन में है। इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग, चीन में ही है। और इसका मुख्यालय जो है, मुख्यालय ताशकंद, उज्बेकिस्तान। और इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेजेज है वो रूसी और चीनी, 2 लैंग्वेज इसमें है। देखिए इंग्लिश को इसने अपना ये भाषा नहीं बनाया। आप जानते होंगे चाइना वगैरह में चाइनीज मंडारिन काफ़ी प्रोमिनेंट है, अपनी भाषा पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। वहाँ पर रसिया में भी है ना, रशियन लैंग्वेज है। तो रशियन और चाइनी लैंग्वेज को ही यहाँ पर ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है और ये ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया है रसिया और चाइना का जो भाषा है उसको। एससीओ के परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, स्थायी अंतर सरकारी क्षेत्रीय संगठन है। ऑब्जेक्टिव देखिए इसका क्या क्या है। क्षेत्रीय शांति और स्थिरता बनाए रखना, सदस्य देशों के बीच विश्वास और सहयोग को बढ़ावा देना। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ दिख रहा है। आप इसको समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये याद भी रखना पड़ेगा। जब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है, खासकर मुख्य परीक्षा में, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इसको अच्छे से समझना है। और देखिए आगे है आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और सुरक्षा क्षेत्रों में साझेदारी को मजबूत करना। मतलब यहाँ हम लोगों को देखना है कि इसका जो कार्य है, 2-3 चीज़ समझना है। पीस और स्टेबिलिटी एक है, ठीक है। आपसी फेथ को बनाए रखना, कोऑपरेशन को बनाए रखना दूसरा है। इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल और सिक्योरिटी रीजन में पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन करना, मजबूत करना। ये 3 पॉइंट अगर ध्यान में रखेंगे तो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ये एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ये, और एक रीजनल कोऑपरेटिव की भावना से ये बनाया गया है। तो इसमें हमें जो पीसफुल माहौल होना चाहिए, क्योंकि विकास के लिए शांति और स्थिरता बहुत जरूरी है। तो सिंपल ये चीज़ आपको याद रखना है। आपसी विश्वास और सहयोग बहुत जरूरी है, और साथ साथ पार्टनरशिप, क्योंकि आज जिस प्रकार से ग्लोबल वर्ल्ड, खास करके ग्लोबलाइजेशन के दौर में जब 1991 शुरू हुआ था, उसके बाद से आपसी पार्टनरशिप, साझेदारी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है, चाहे किसी प्रकार का संगठन हो, कोई भी देश हो, ठीक है, उनके लिए। और इसमें कॉपरेशन में है इकोनॉमी, पॉलिटिकल, कल्चरल, सिक्योरिटी रीजन, है ना। ये इसको आपको अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए, अच्छे से जानना है इसको, ठीक है। इसके बाद देखिए हम इसका आते हैं थोड़ा सा ऐतिहासिक विरासत के बारे में। तो हल्का सा चर्चा यहाँ करना है। देखिए यहाँ पर है संघाई 5 से शुरू हुआ था ये संगठन। संघाई 5 मतलब शुरू में इसमें, है ना, 5 देश थे। 1996 से 2001 के बीच की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। संघाई 5 नामक ये संगठन बना था 1996 में। चीन, रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, ठीक है। चीन, रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, ठीक है। पैकेटी अब कर सकते हैं। चाइना, रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान में संघाई 5 नामक ग्रुप बनाया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव था बेसिकली सीमा विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करना, सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना। ये मतलब बहुत ज़्यादा आसान नहीं था। समझो बॉर्डर पे डिस्प्यूट हुआ करते थे, उस डिस्प्यूट को लेकर के इस पर, है ना, उसके सॉल्यूशन के लिए, उसके कोऑपरेशन के लिए संगठन का, ठीक है, स्थापना की गई थी। 2001 में जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, 15 जून 2001, इसमें उज्बेकिस्तान भी शामिल हो गया, ठीक है। और 15 जून 2001 को संघाई में औपचारिक रूप से एससीओ का गठन किया गया। मतलब जब 5 से 6 मेंबर हो गए तब जाकर के इसने एससीओ का, संगठन का, ठीक है ना, नाम रखा गया। और इसी बैठक में संघाई भावना, जो संघाई स्पिरिट की बात हम लोग करेंगे, संघाई स्पिरिट की बातें इसी बैठक में हुई थी। 2001 में इसके बारे में चर्चा हुई थी, ठीक है। इसके आगे हम लोग देखेंगे। देखिए इसके जो चार्टर है, इसका चार्टर 2002 में सेंट पीटर्सबर्ग में चार्टर अपनाया गया और ये 2003 से प्रभावी हुआ है। यह चार्टर का, देखिए यह चार्टर क्या है, इस एससीओ का एक संवैधानिक दस्तावेज है। मतलब एससीओ ने भी अपना रूल रेगुलेशन बनाया है, संविधान बनाया है, उसका एक डॉक्यूमेंट है ये चार्टर, जिसके उद्देश्यों को, संरचना को और कार्य प्रणाली को परिभाषित करता है, डिफाइन करता है, उद्देश्यों को, संरचना को और कार्य प्रणाली को। तो इसके आगे हम लोग आते हैं। देखिए
अभी आपने नक्शा देखा ही था, मेंबरशिप बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। मेंबरशिप इसमें 10 मेंबर, ठीक है ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा अगर आपको ऐसे इन्फॉर्मेशन देखना है तो देखिए 2001 में इसमें था चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान, जो हमने बताया था, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले। और 17 में देखिए 2001 से लेकर के 16 साल तक बीच में संघाई सहयोग संगठन में कोई भी दूसरा देशों को शामिल नहीं किया गया था। लेकिन भारत जैसा देश काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, तो भारत को 2017 में शामिल किया गया, पूर्ण सदस्य बनाया गया। लेकिन यहाँ पर देखने की बात है कि भारत के साथ साथ देखिए पाकिस्तान को शामिल किया गया। एक देखिए पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक बैलेंस किस प्रकार से एससीओ ने रखा है, इंडिया और पाकिस्तान दोनों को यहाँ पर 17 में शामिल किया गया। 23 में ईरान को शामिल किया गया, ईरान को पूर्ण सदस्य बनाया गया। और 24 में बेलारूस इसमें शामिल हुआ है। और बेलारूस के शामिल होने के बाद देखिए यहाँ पर पूर्ण सदस्य बना दिया गया इसको। और 25 तक कुल सदस्य जो है अभी तक 10 हैं, 10 सदस्य इसमें शामिल हैं। आपका नाम सबको पता ही होगा, यहाँ दिखा हुआ है, ठीक है ना। और 17 पार्टनर्स हैं इसके, अंतिम लाओस जो 2025 में जुड़ा है, 17 पार्टनर हैं इसमें, इस संगठन में। तो इसको ध्यान में रखने की आवश्यकता है एक्सपेंशन के लिए। 2001, 2017, 23, 24 और अभी 25 की बात कर रहे हैं। तो थोड़ा सा क्रोनोलॉजी को याद रखने से क्या होता है कि सारी घटनाएं सही तरीके से याद हो जाती हैं और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। इससे क्या होता है, पूरा जो जानकारी होती है तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। और एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए कॉन्फिडेंस तो बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके आगे हम लोग देखेंगे। देखिए अब यहाँ देखिए इस बात को भी ध्यान रखना है, थोड़ा सा समझना है इस चीज़ को, छोटी छोटी बातें जिसको दिमाग में रखना है कि अभी हम पार्टनर की बात कर रहे थे। पहले यहाँ पर ऑब्जर्वर कंट्री हुआ करते थे, डायलॉग पार्टनर हुआ करते थे, अलग अलग श्रेणियाँ होती थी। लेकिन 2025 में इन दोनों के नाम को हटा करके पार्टनर्स दिया गया है ना, पार्टनर्स के रूप में नाम स्थापित किया गया कि 2025 में अब डायलॉग पार्टनर या ऑब्जर्वर के बारे में बात नहीं करके अब इसको हम लोग क्या करना है, क्या नाम देना है कि एक ही श्रेणी है एससीओ भागीदार। अब देखिए वहां पर लिखा हुआ है एससीओ पार्टनर्स, ठीक है, ये देखिए यहां पर है एससीओ पार्टनर्स, ठीक है, एक ही श्रेणी है एससीओ पार्टनर्स। अब देखिए यहाँ पर संघाई भावना, जो थोड़ी देर पहले चर्चा हम लोग कर रहे थे, ये संघाई भावना ध्यान देखिएगा आप थोड़ा सा अपना जो पंचशील है, भारत चाइना के बीच में पंचशील समझौता हुआ है, ठीक है, उसको भी आप याद रखिएगा। अब यहाँ आप देखिए उस तरह से संघाई भावना को अब ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि देखिए इस तरह से इसका क्या है भावना। 6 पॉइंट इसमें है। पॉइंट आपको याद रखना है, म्यूचुअल ट्रस्ट, पारस्परिक विश्वास, आपसी विश्वास, जो पंचशील में भी था, पारस्परिक लाभ, म्यूचुअल बेनिफिट, ये बेनिफिट की बातें वहाँ नहीं थी। समानता, इक्वलिटी, मतलब हर एक कंट्री का महत्व, हर एक कंट्री को समान दर्जा दिया जाएगा, समान महत्व दिया जाएगा। और जो निर्णय होंगे, ठीक है, वो कंसल्टेशन के थ्रू होगा, परामर्श के थ्रू निर्णय होगा। ये नहीं कि चाइना या रसिया काफ़ी बड़ा है, मजबूत है, तो अपना कुछ भी वो निर्णय ले ले। सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करना है, चूँकि देखिए यहाँ पर 10 कंट्री है, 10 कंट्री का जो कल्चरल, ठीक है, हेरिटेज है या कल्चरल रिसोर्सेज है वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। तो डाइवर्सिफिकेशन को रिस्पेक्ट करना एक बहुत बड़ी बात होती है, बहुत ज़रूरी होता है, ये बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा साझा विकास की खोज है, परस्यूट ऑफ कॉमन डेवलपमेंट, ये 6 पॉइंट है, ठीक है। और यही कारण है कि जो जैसे हम लोग बात करते हैं कंसल्टेशन की बात हो रही है, रेस्पेक्ट की बातें हो रही है, इसको नाटो जैसे संगठन, जो सैन्य संगठन है नाटो, है ना, नाटो संगठन से इसको अलग बनाता है। नाटो में ऐसा नहीं है, नाटो जैसे कंट्री में, संगठन में अमेरिका जैसे देश का काफ़ी बोलबाला है, काफ़ी उनका अपना, ठीक है, दबदबा है। इसके देखिए उद्देश्य जो हम चर्चा किया था कि हमने उद्देश्य पढ़ना है, तो प्रमुख उद्देश्य में पहला है क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना। देखिए ये जो क्षेत्र है, खास करके रशिया के चारों तरफ का क्षेत्र है, चाइना है ना, यहाँ पर टेररिज्म का बहुत बड़ा प्रभाव है इस क्षेत्र में, ठीक है। इसी प्रकार से उग्रवाद, अलगाववाद, इसमें जो समस्याएं हैं, खास करके इंडिया जैसे देश में भी है ये समस्याएं हैं, ठीक है। तो इन सब से निपटना इसका एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है ना। तो क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए ये जरूरी है, ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव आपका है। दूसरा देखिए यहाँ पर है सीमा पार साइबर अपराध। सीमा पार साइबर अपराध
ठीक है। और नशीली दवाओं के तस्करी पर रोक लगाना, चूँकि बॉर्डर एरिया में काफ़ी प्रचलित है, काफ़ी ज़्यादा तस्करी होता है ड्रग्स का, ड्रग्स एब्यूज है ना। इसको आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, ये तो सबसे महत्वपूर्ण आज के दौर में है। इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देना है, खास करके व्यापार, इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग, ऊर्जा, ट्रांसपोर्टेशन और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आपसी कोऑपरेशन को बढ़ाना। इससे क्या होगा, जो छोटे छोटे देश हैं है ना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, उनका नाम आपने सुना है, ईरान भी इवन की है, पाकिस्तान भी है, इन सारे देशों को भी इससे बेनिफिट मिल सकता है, इससे फ़ायदा हो सकता है और क्षेत्रीय विकास को बल मिलेगा, क्षेत्रीय भावना को भी बल मिलेगा। और अमेरिका जैसे देशों को भी जो चैलेंजेस वहाँ से आता है उसको निपटने में सहयोग मिलेगा। इसके अलावा पॉलिटिकल कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करना है, खासकर इंटरनेशनल मंचों पर साझा रुख अपनाना है, जैसे यूएनओ वगैरह का की बातें आएगी है ना। तो वहाँ पर हमें क्या करना है, आपसी जो हमारा विकास की बातें हैं, इस क्षेत्र के इन देशों की विकास की बातें, उसको एक साझा रुख अपनाना है। मतलब एक हमारा क्या है, कलेक्टिव अप्रोच अपनाने की बातें हैं, खास और साथ साथ मल्टीपोलर वर्ल्ड को बढ़ावा देना। तो ये पॉलिटिकल कोऑपरेशन में एक ये चीज़ है। इसके अलावा देखिए आगे सांस्कृतिक और शैक्षणिक सहयोग भी इसमें है। मतलब एससीओ का जो उद्देश्य है न केवल आर्थिक और राजनीतिक है, बल्कि यहाँ पर कल्चरल और एजुकेशनल कोऑपरेशन की बात करना, खासकर यंगस्टर का आदान प्रदान, युवाओं का सांस्कृतिक उत्सव, शिक्षा, पर्यटन को बढ़ावा देना है, वैश्विक असमानता को कम करना, जो आज की एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। आप कंट्री के अंदर देखें या इसको ग्लोबल लेवल पर देखें, ठीक है ना, ये पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, डिसिमिलरिटीज, इनइक्वलिटीज की समस्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में एक ग्लोबल विलेज बनाने के लिए, एक लोकतांत्रिक विश्व बनाने के लिए निश्चित रूप से, ठीक है, सभी देशों के हितों का सम्मान करना, समान रूप से प्रतिनिधित्व करने की महत्व देना, उनको मौका देना, ये काफ़ी आवश्यक है। इसको रखा गया इसके ऑब्जेक्टिव में, ठीक है ना। अब आगे देखिए एक चीज़ और है यहाँ पर, जो इसके संगठन है, संगठन संरचना है। तो इस संरचना में देखिए यहाँ पर क्या है, एससीओ की जो संरचना है सुव्यवस्थित और बहुस्तरीय है। संगठन राजनीतिक और आर्थिक सुरक्षा को लेकर के काफ़ी, है ना, स्तर पे काम करता है, अलग अलग मामलों में काम करता है। राज्य प्रमुखों की परिषद यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट्स, काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट्स होते हैं जो एससीओ का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है। ये CHS, काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट, इसमें सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होते हैं, ठीक है। तो यह परिषद संगठन की रणनीतिक दिशा तय करती है और प्रमुख नीतियों को स्वीकृति देती है। ये आपको बहुत डिटेल्स में याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको राज्य प्रमुखों की परिषद के बारे में आपको जानना है कि हाँ ये परिषद है जो सर्वोच्च निर्णय लेने वाला संगठन है। हाँ, लेकिन होता क्या है कि कभी कभी ये क्वेश्चन पीटी में भी पूछा जा सकता है कहीं कहीं, है ना। इस चर्चा जब आ जाती है तो आपको जानकारी रखना है, अदरवाइज मेंस में इतनी ज़्यादा नोट्स को, है ना, लिखने की जरूरत नहीं है। इसकी साल में एक बार बैठक आयोजित की जाती है, अक्सर शिखर सम्मेलन के रूप में होता है। राज्य प्रमुखों की चूँकि परिषद है ना, तो जाहिर है कि ये, ठीक है, एपेक्स लेवल का सम्मेलन यहाँ पर होता है इसके माध्यम से। दूसरा है शासनाध्यक्षों का परिषद, काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। वहाँ था CHS, देखिए यहाँ पर CHS, ठीक है, यहाँ पर है CHG, शासनाध्यक्षों की परिषद, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, हम लोग अभी बात कर रहे थे CHS स्टेट का, यहाँ पर है CHG, मतलब काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट के हेड। तब जाहिर है गवर्नमेंट का हेड होगा तो कौन होगा, या तो प्रधानमंत्री होंगे या फिर सरकार के जो प्रमुख जिस अलग अलग देशों में होते हैं वो शामिल होंगे इसमें, ठीक है। और इस बैठक में, इस काउंसिल में निर्णय होता है कहाँ, आर्थिक और विकासात्मक परियोजनाओं के बारे में ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, और जो संगठन का बजट है, व्यवहारिक पॉलिसी है, नीतियाँ हैं, उसको मंजूरी देती है। और इसकी बैठक भी हर साल एक बार होती है। इसके अलावा है काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स, CFM, ठीक है, समझ रहा है। यहाँ पर था हमारा काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट, काउंसिल ऑफ हेड ऑफ, ठीक है, फॉरेन मिनिस्टर्स, मैंने फॉरेन मिनिस्टर्स का बैठक है जो तीसरा है। तो इसको ध्यान रखिए, इसकी बैठक भी होती है, हर साल इसकी बैठक होती है और विदेश मंत्री शामिल होते हैं, ठीक है। इसमें विदेश नीति समन्वय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों की बातें होती है, ठीक है। मतलब इसमें जो विदेश नीति का कोऑर्डिनेशन है
इंटरनेशनल जो फोरम है उस पर जो साझा स्थिति तय करने का कार्य करती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। और जो इमरजेंसी का कंडीशन होता है या इंटरनेशनल कहीं पर संकट है, अंतर्राष्ट्रीय संकट की बातें आती है, वहाँ पर सामूहिक प्रतिक्रिया तैयार करती है विदेश नीति की जो काउंसिल है। इसके अलावा काउंसिल ऑफ नेशनल कोऑर्डिनेटर्स, ठीक है, काउंसिल ऑफ नेशनल कोऑर्डिनेटर, तो ये ध्यान रखना है, ये दैनिक गतिविधियों का प्रबंधन करती है और विभिन्न परिषदों की बैठकों की तैयारी करना, एजेंडा तैयार, मतलब एक तरह समझिए कि ये ध्यान रखना है, ठीक है। प्रशासनिक ढांचे की रीढ़ मानी जाती है। फिर देखिए यहाँ पर अगला है इसका सचिवालय, जो थोड़े पहले हम लोग चर्चा किया था, बीजिंग में स्थित है और ये प्रशासनिक और कार्यक्रम कार्यान्वयन की शाखा है, ठीक है ना। एससीओ की प्रशासनिक और कार्यान्वयन शाखा है। इसका नेतृत्व इसके सेक्रेटरी जनरल करते हैं, ठीक है ना। और विदेश मंत्रियों के नगर परिषद नामित करती है और राज्य प्रमुखों की परिषद अनुमोदित करती है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। मतलब जो काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर है वो इसको नॉमिनेट करती है जनरल सेक्रेटरी के पोस्ट को, और जो CHS था काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट, ठीक है, वो इसको क्या करती है, अप्रूव करती है, तब जाकर जनरल सेक्रेटरी का चयन होता है, ठीक है। इसको देखिए यहाँ पर है जो अगला है सचिवालय का काम, तो रिपोर्ट वगैरह तैयार करना रहेगा ही। देखिए यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट एक मुद्दा है जो भारत भी से प्रभावित रहता है, आतंकवाद, ठीक है ना। तो आतंकवाद के बारे में बात देखिए कर रहे हैं हम लोग। क्षेत्रीय आतंकवाद निरोधी, ये RATS काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। इसका देखिए हेडक्वार्टर है ताशकंद में और ऑब्जेक्टिव है आतंकवाद, अलगाववाद, उग्रवाद से निपटना, ठीक है। ये सुरक्षा एजेंसियों के बीच में सूचना साझा करती है, जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है, रसिया, चाइना, बेलारूस, सभी कंट्री के बीच में, ठीक है ना। जो अलग अलग कंट्री हैं वहाँ जो सुरक्षा एजेंसियाँ हैं उनके बीच में क्या करता है, ये साझा करता है इन्फॉर्मेशन को, ये ध्यान रखना है। और संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास, जिससे कई बार आप पेपर में न्यूज में पढ़ते रहते हैं कि है ना कि संयुक्त प्रशिक्षण हुआ है विभिन्न देशों के सेनाओं के बीच या विभिन्न देशों की सुरक्षा एजेंसियों के बीच, ठीक है ना। तो इस पर काफ़ी काम करता है और आतंकवादी गतिविधियों पर निगरानी करने का काम भी यही करता है, क्योंकि नाम ही इसका है रैट्स, है ना, रैट्स, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। इसके बाद इसका SCO का एक बिजनेस काउंसिल भी है, तो आप बिजनेस काउंसिल समझ ही रहे हैं, ठीक है। इसमें सभी देशों के जो व्यापारिक समुदाय और उद्योग जगत के प्रतिनिधि होते हैं वे शामिल होते हैं। व्यापार वाणिज्य को बढ़ाना, व्यापार वाणिज्य को बेहतर करना इनका मेन ऑब्जेक्टिव है, संबंधों को मजबूत करना, औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देना, ठीक है ना, और नए नए इकोनॉमिकल प्रोजेक्ट को, ठीक है, प्रमोट करना इनका काम है। इसके अलावा इंटर बैंकिंग कंसोर्टियम भी यहाँ पर SCO इंटर बैंक कंसोर्टियम देख लीजिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सदस्य देशों प्रमुख विकास और वाणिज्यिक बैंकों का समूह है। चूंकि जैसे हम इकोनॉमी की बात करेंगे, इंडस्ट्री की बात करेंगे, विकास की बात करेंगे, जाहिर है कि बैंकिंग कंसोर्टियम का होना भी बहुत ज़रूरी है, तभी फाइनेंशियल एक्सचेंज, फाइनेंशियल लेन देन काफ़ी आसानी से हो सकता है। इसके लिए आप देखिए यहाँ पर क्या है, वित्तीय सहयोग को बढ़ाना, विकास योजनाओं की परियोजनाओं के लिए ऋण व्यवस्था करना, SCO डेवलपमेंट बैंक जैसी पहल को आगे बढ़ाना, ये इसका महत्वपूर्ण काम है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं किस प्रकार से राजनीतिक, आर्थिक, औद्योगिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, बैंकिंग इवेंट की, टेररिज्म को लेकर हर तरह के एस्पेक्ट पर SCO काम कर रहा है, काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका इसकी है, ठीक है ना। तो शंघाई सहयोग संगठन का जो महत्व है, महत्व पे चर्चा करनी तो इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है छोटा सा, तो उसको आपको इसको अच्छे से ध्यान रखना है। तो पहला है क्षेत्रीय सुरक्षा में इसकी भूमिका, ठीक है। तो SCO की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सुरक्षा और आतंकवाद रोधी सहयोग में है, ठीक है। जो बार बार चर्चा हम लोग कर रहे हैं, क्या क्या 3 चीज़ें हैं, आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद से मुकाबला करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर टेररिज्म, सेपरेटिज्म और एक्सट्रीमिज्म को ख़त्म करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसके लिए इसने रैट्स का गठन किया है, जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, ठीक है, रीजनल एंटी, ठीक है, टेररिस्ट स्ट्रक्चर की स्थापना किया गया इसके द्वारा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आपका है। और इसके बाद आप यहाँ आ जाइए, इसका तस्कन में मुख्यालय तो पहले पढ़ चुके हैं हम लोग। संस्था सदस्य देशों के खुफिया एजेंसियों के बीच सहयोग का जानकारी करती है और संयुक्त अभ्यास करने का काम करती है, जो पीछे चर्चा कर चुके थे। दूसरा देखिए इसका इम्पोर्टेंट जो महत्व है,
अफ़गानिस्तान में जो अस्थिरता का दौर है, और ठीक है, चूँकि यहाँ पर आप देख रहे होंगे नाटो के वापसी के बाद, अब नाटो कब वापसी हुआ, नाटो यहाँ से कब गया, तो नाटो 2021, ठीक है, नाटो का जो सैन्य दल था अफ़गानिस्तान में कैंप किया हुआ था। लेकिन जो बाइडेन की सरकार जब वहाँ पर बनी अमेरिका में, ठीक है ना, तो उन्होंने अफ़गानिस्तान के मामले को काफ़ी ध्यान से बारीकी से देखा। उनको लगा कि काफ़ी संसाधन काफ़ी बड़ा है ना, उनका डॉलर खर्च हो रहा है इसमें अफ़गानिस्तान को देखने में, तो उन्होंने घोषणा कर दिया था कि सितंबर 2021 तक नाटो क्या करेगा, अपनी सेना को अफ़गानिस्तान से वापस ले लेगा। और मई से ही 15 मई से ये शुरू हो जाता है वापस लिया जाना 2021 में, और ये 31 अगस्त तक यहाँ से नाटो सेनाएं वापस चली जाती हैं। इससे क्या हुआ कि जब नाटो की सेनाएं तो वापस चली गई, लेकिन किसी प्रकार का वहाँ पर दूसरी व्यवस्था नहीं की गई थी। एक ये बहुत बड़ी समस्या थी। जैसे आप इंडिया के आज़ादी के समय भी देख रहे होंगे, हालांकि तुलना करना इस तरह से बहुत ज़्यादा ये नहीं होगा अभी, फिर भी अंग्रेज़ यहाँ से चले गए, ठीक है, लेकिन यहाँ व्यवस्था कैसे होगी, कैसे देश चलेगा, कैसे भारत पाकिस्तान बंटवारा होगा, क्या होगा, इस पर बहुत कुछ करने के बाद भी, बहुत सारा माथापच्ची करने के बाद भी बहुत बेहतर रिजल्ट पर नहीं आ पाए थे। अफ़गानिस्तान में स्थिति देखिए, अफ़गानिस्तान में भी सुरक्षा संबंधी रिक्यता पैदा हो जाती है, सिक्योरिटी वैक्यूम पैदा हुई, और ये बहुत बड़ा काम था एससीओ के सामने। तो एससीओ जिसमें देखिए सारे देश शामिल हैं, मध्य देश शामिल हैं, अफ़गानिस्तान में स्थिरता बनाए रखने के लिए संयुक्त रणनीति तैयार कर रहा है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब इंडिया की डिप्लोमेसी की बात आएगी, इंडिया की पॉलिटिक्स की बात आएगी, वहाँ पर भी आप निश्चित रूप से हमेशा इसको याद रखेंगे अफ़गानिस्तान को, ठीक है, क्योंकि इंडिया भी शांति प्रिय देश है, शांति चाहता है, रीजनल शांति चाहता है, रीजनल पीस चाहता है, डेवलपमेंट की बात करता है, गरीब भुखमरी से लड़ने की बात करता है। ये तब तक नहीं होगा जब तक शांति स्थापित नहीं होगी, रीजनल लेवल पर भी पीसफुल जब नहीं रहेगा। तो इंडिया के लिए भी है एक हमारा एक अलग मुद्दा हमारा भी है वर्ल्ड, ठीक है, पॉलिटिक्स में, ठीक है। यह संगठन अफ़गानिस्तान के पुनर्निर्माण करने के लिए, आतंकवादी जो है ना गतिविधियां हैं उनको रोकने के लिए, ड्रग्स एब्यूज को रोकने के लिए, मादक पदार्थ तस्करी को रोकने के लिए, इन सबों के लिए काम कर रहा है हमारा अफ़गानिस्तान संबंध में जो इनकी भूमिका है। ये देखिए नस्ली दवा तस्करी, साइबर सुरक्षा तो है ही, इसके लिए नारकोटिक ट्रांजिट कॉरिडोर के रूप में जाना जाता है मध्य एशिया। मध्य एशिया को आप जानते हैं शुरू से, अब देखो अफीम का व्यापार होता था उस क्षेत्र से, है ना, चाइना में अफीम की खेती होती थी, वहाँ से अफीम का व्यापार होता था। तो ये सदियों से, प्राचीन काल से ही नारकोटिक ट्रांजिट कॉरिडोर के रूप में जाना जा रहा है। और इसके है ना निराकरण के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए ये क्या कर रहा है, एससीओ इस पर अपना एक रीजनल पॉलिसी बना रहा है। इसके अलावा साइबर आतंकवाद और सूचना युद्ध जैसे नए खतरों से निपटने के लिए एससीओ काम कर रहा है, क्योंकि आज के समय में तो बहुत बड़ी खतरा है ये साइबर, ठीक है ना, क्राइम। तो इस पर भी ये काम कर रहा है। देखिए साइबर आतंकवाद और सूचना युद्ध खतरों से निपटने के लिए काम कर रहा है। इसके बाद दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है आर्थिक एकीकरण और विकास, इकोनॉमिकल इंटीग्रेशन एंड डेवलपमेंट, जो बहुत ज़रूरी है किसी भी संगठन के लिए, संगठन के देशों के लिए। में इकोनॉमी में कॉपरेशन, कोऑर्डिनेशन, यूनिफिकेशन, इंटीग्रेशन, ठीक है ना, का अपना एक अलग महत्व होता है। तो दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है आर्थिक सहयोग और कनेक्टिविटी का, जिसमें व्यापार और निवेश का सहयोग करना है, ठीक है। क्योंकि यूरेशिया के एक बड़े भूभाग में फैले हुए हैं, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि पूरे वर्ल्ड का 24% इसका जोग्राफिकल एरिया है, 49%, ठीक है ना, जनसंख्या है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, ऊर्जा स्रोतों से समृद्ध भी क्षेत्र, रूस, ईरान जैसे है ना शामिल है, और बाजार भी बहुत बड़ा है। क्योंकि बाजार तो पहले बता रहे हैं कि 49%, मतलब पूरे वर्ल्ड का आधा जनसंख्या तो यही 10 कंट्री में है ना। तो जाहिर है एक बहुत बड़ा बाजार है, उसमें भी हमारा देश भारत, फिर चाइना बगल का देश, ये दोनों इसमें शामिल हैं। तो इसी स्थिति में अगर व्यापार और निवेश को है ना कॉपरेशन के साथ विकसित किया जाए, ठीक है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की बातें की जाए, डेवलपमेंट की बात की जाए, म्यूचुअल डेवलपमेंट की बातें की जाए, निश्चित रूप से काफ़ी बेहतर स्टेप होगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर फ्री ट्रेड की बातें कही जा रही हैं कि आपस में हम लोग क्या करेंगे धीरे धीरे, ठीक है, फ्री ट्रेड जोन की बात कर रहा है। अभी आप देखे होंगे कि अमेरिका किस प्रकार से, ठीक है, किस प्रकार से अभी जो ट्रेड को प्रभावित करने के लिए, ठीक है, ड्यूटी को, कर को, टैक्स को, ठीक है, किस प्रकार से वो यूज कर रहा है दूसरे देशों को नीचे दिखाने के लिए, दूसरे देशों की इकोनॉमी को नीचे गिराने के लिए।
ठीक है। इंडिया के साथ वैसे आपने देखा होगा, इस पर चर्चा हम लोग अलग से उस पर करेंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हम लोग जो 10 कंट्री है यहाँ पर SCO वाले, SCO 10 कंट्री है, वो फ्री ट्रेड जोन की दिशा में काम करने के लिए और इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट पर, है ना, काम शुरू करने की चर्चा कर रहा है। इसके अलावा डेवलपमेंट के, चूँकि ऊर्जा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विदाउट एनर्जी वी कांट डू एनीथिंग, डेवलपमेंट वर्क तो नहीं कर सकते हैं, खास करके इन देशों में, ठीक है। पेट्रोलियम है, गैस है, यूरेनियम भी है, कोयला संसाधन है, जो चाइना वगैरह में कोयला बहुत बड़े पैमाने पर है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग जैसे देश, भारत, चाइना जैसे जो एनर्जी का कंज्यूमर देश है, ठीक है, ये चाहते हैं कि यहाँ पर संसाधनों की पहुँच बने। इसके लिए SCO एनर्जी क्लब की स्थापना की गई है, ठीक है ना। ये क्लब क्या करेगा, कंबाइंड रूप से इसके डेवलपमेंट की बात करेगा और साझा ऊर्जा सुरक्षा के लिए आगे काम करेगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए आगे नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कनेक्टिविटी और आपूर्ति श्रृंखला। चूँकि जैसे ही हम डेवलपमेंट की बात करेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करेंगे, तो बातें फिर आएगी सप्लाई चेन की, क्योंकि ये संसार में दो ही चीज़ है, प्रोडक्शन और कंजम्पशन, ठीक है ना। आप प्रोडक्ट करते हैं, फिर कंज्यूम करते हैं, फिर प्रोडक्ट करते हैं, कंज्यूम करते हैं, और इसके लिए क्या करना, सप्लाई करना होता है। तो सप्लाई चेन बेहतर होना चाहिए, ठीक है ना। तो सप्लाई चेन बेहतर होने के लिए कनेक्टिविटी होनी चाहिए, कनेक्टिविटी होगी तभी सप्लाई होगा। जो प्रोड्यूस्ड है, जो आपका कहीं भी जो भी उत्पाद आपने प्रोड्यूस किया, उसको कंज्यूमर तक पहुंचाना, चाहे वो घरेलू स्तर पर हो, ठीक है, देश के अंदर हो, देश के बाहर हो। इसके लिए ट्रांस यूरेशियन कॉरिडोर, रेलवे लिंक, डिजिटल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट आदि को बढ़ावा दिया जा रहा है। जैसे आप जानते हैं चीन का जो है ना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इंडिया का भी है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, ईरान का चहावार पोर्ट है प्रोजेक्ट है। ये सारे जो प्रोजेक्ट देख रहे हैं कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी बड़ा स्कोप है। ये SCO के लिए काफ़ी बड़ा स्कोप है, इंडिया जैसे देश के लिए काफ़ी बड़ा स्कोप है, ये काम करेगा इस पर, ठीक है ना। इसलिए हम लोग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये सभी परियोजनाएं यूरेशिया के भीतर व्यापारिक प्रवाह को सुगम बनाने के लिए काम करेंगी। इसके अलावा स्ट्रेटजिक स्टेबिलिटी, ये बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेटजिक स्टेबिलिटी के बिना तो कोई काम अभी होगा नहीं आज के समय में, क्योंकि पूरा वर्ल्ड अभी क्या है, इकोनॉमी के साथ साथ, है ना, स्ट्रेटजिक जो व्यवस्थाएं हैं या फिर स्ट्रेटजिक लेवल पर जो भाग दौड़ है, मारा मारी है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, उसके लिए स्टेबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है। खासकर सीमा पार से स्थिरता, राजनीतिक संतुलन और संयुक्त विकास को प्रोत्साहित मिलता है इससे। और इसके लिए सदस्य देशों के, है ना, आपसी डायलॉग, कॉपरेशन और फेथ, भरोसे का माहौल बनाता है सामरिक स्थिरता रहने पर। और ऐसी स्थिति में सैन्य तनाव और विवादों की संभावना घटती है। इससे क्या होगा कि जो चाइना और इंडिया है ना, इन दोनों के बीच, या पाकिस्तान है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर इसको बेनिफिट मिलेगा कि भाई जो बॉर्डर पर है, खास करके मिलिट्री वहाँ पर तैनात है दोनों तरफ से, और वहाँ जो तनाव होता रहता है ना बॉर्डर पर, ठीक है, उसमें काफ़ी सहूलियत मिलेगी, आराम मिलेगा, और जो तनाव की संभावनाएं होंगी वो घटेंगी। ये बेहतर होगा हमारे लिए भी। इसके अलावा देखिए यहाँ पर SCO के जरिए रूस, चीन, भारत, ईरान, ठीक है ना, और रूस, चीन, भारत, ईरान जैसे बड़े राष्ट्र एक साझा सुरक्षा दृष्टिकोण में काम करते हैं। काफ़ी रिस्पॉन्सिबल कंट्री हैं। और चाइना, रसिया, इंडिया जान ही रहे हैं आप इसको, है ना। ये रसिया, इंडिया, चाइना तो रिक में भी शामिल है, फिर ब्राजील में ब्रिक भी हो जाएगा। अभी आप ब्रिक्स जो चल रहा है, नाम जान रहे हैं आप, ब्रिक्स, ठीक है, इसमें तो शुरू तो यहीं से हुआ था ना, ठीक है ना। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट संगठन है। इस संगठन का देखिए एक पार्ट SCO में भी दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका एक साझा सुरक्षा दृष्टिकोण पर काम करने के लिए तैयार है। इसके बाद देखिए जो जियोपॉलिटिकल बैलेंसिंग है, चौथा पॉइंट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जो पश्चिमी गठबंधन है, जैसे नाटो है, चाहे यूरोपीय यूनियन है, ठीक है, उसको बैलेंस करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम भाई उसके जैसा नहीं तो कम से कम हम क्या करें कि अपना मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाने के लिए, म्यूचुअल कोऑपरेशन के लिए, म्यूचुअल डेवलपमेंट के लिए, या फिर अमेरिका जैसे देश के, यूरोपियन देशों के चैलेंज को रोकने के लिए, है ना, चुनौतियों को सामना करने के लिए, इस तरह से ये ज़रूरी है कि हम इसको बैलेंस बना कर रखें। और मल्टीपोलर वर्ल्ड तो भी बात कर ही रहे हैं हम लोग, ठीक है। और साथ साथ ये देखिए यहाँ पर ग्लोबल साउथ की आवाज़ को बुलंद करने के लिए भी इसका बहुत महत्वपूर्ण है, यह स्थिति है। ग्लोबल साउथ की आवाज़ को मजबूत करता है और संयुक्त राष्ट्र सुधार, एक तरफा
है ना, वाद का विरोध करना, न्यायपूर्ण वैश्विक व्यवस्था की बात करता है। ठीक है, इसके बाद है डिप्लोमेसी एंड डायलॉग। ठीक है, डिप्लोमेसी एंड डायलॉग को ध्यान में रखिएगा। अब ये सबसे अनोखी बात है ये कि प्रतिद्वंदी देशों को एक मंच पर लाता है। कितना इंपॉर्टेंट है डिप्लोमेसी में। कैसे, आप देखिए पाकिस्तान और इंडिया, ठीक है, इंडिया और चाइना खुद ही प्रतिद्वंदी है। इवन कि चाइना और रसिया भी कभी कभी प्रतिद्वंदी हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो देश वैचारिक स्तर पर सीमा विवाद के मामले में, है ना, डेवलपमेंट के मामले में आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने काम करते हैं, एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हैं, प्रतिद्वंदिता करते हैं, वे देश भी एक साथ एक मंच पर यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ तो लिखा हुआ है, इस तरह से आप देख रहे हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है, जो भारत को आतंकवादी जानकारी और, है ना, रणनीति साझा करने में अवसर देता है, ये भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। और भारत बार बार सीमा पार आतंकवाद का मुद्दा उठाता है, जो इसकी सुरक्षा नीति का प्रमुख हिस्सा हमारे देश के लिए है। इसके अलावा जो ऊर्जा सिक्योरिटी की बात है, भारत एक ऊर्जा आयातक देश है, जबकि एशिया के अधिकांश देश ऊर्जा निर्यातक है। इससे इंडिया को फायदा होगा कि चूँकि हम लोग को एनर्जी चाहिए, जनसंख्या हमारी ज़्यादा है, और ऐसी स्थिति में, ठीक है ना, ये भारत के लिए देखिए है, भारत के लिए एससीओ का महत्व जो हमने चर्चा किया था कि क्या महत्वपूर्ण है। तो चूँकि भारत 2017 में एससीओ का सदस्य बना था, ठीक है ना, और यूरेशियाई विदेश नीति का एक अहम स्तंभ बन चुका है भारत, ठीक है ना। तो आतंकवाद विरोधी सहयोग सुरक्षा के लिए ज़रूरत थी हमको, है ना, इधर से, और ऐसे देशों से सपोर्ट जरूरी था, अमेरिका को काउंटर करना जरूरी था। तो ऐसी स्थिति के लिए भारत अपने क्षेत्रीय आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ सामूहिक सहयोग मंच के रूप में देखता है। और रैट्स के बारे में पहले हमने कहा कि रीजनल एंटी टेररिस्ट, है ना, स्ट्रक्चर के लिए भारत को सहयोग मिल रहा है एससीओ से। ठीक है, और एससीओ के मुद्दे पर, एससीओ के मंच पर भारत इसके मुद्दे को बार बार उठाता है और पाकिस्तान को घेरने के लिए एक, है ना, बेहतर मंच के रूप में इसका इस्तेमाल करता है। इंडिया एक डिप्लोमेटिक स्टेप है, काफ़ी बेहतर है। और ऊर्जा के बारे में हमने भी बताया था कि इंडिया एक ऊर्जा आयातक देश है। ऐसी स्थिति में उसको ऊर्जा चाहिए, और एससीओ के अधिकांश देशों के पास है, रसिया के पास भी, चाइना के पास भी, है ना, ठीक है, ईरान के पास भी काफ़ी एनर्जी है, एनर्जी की ज़रूरत है। तो ऐसी स्थिति में भारत को इसका फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा आगे देखिए इसमें कि एससीओ के मंच के माध्यम से भारत क्या करता है, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान जैसे देशों के साथ तेल, गैस और बिजली सहयोग को मजबूत कर सकता है। ये संभावनाएं हैं भारत के लिए। एक आपको याद रखना है, इस पॉइंट को नोट करना है कि भारत को क्या क्या बेनिफिट होगा। और एससीओ एनर्जी क्लब भारत के लिए एक दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा का साधन बन सकता है। जो एससीओ एनर्जी क्लब की बातें थोड़ी देर पहले भी चर्चा हम लोगों ने किया था, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी सभी बातें समझ में आपको आनी चाहिए। इसके अलावा जो सेंट्रल एशिया से हमारा संपर्क है, कनेक्टिविटी है, जो प्राचीन काल में भी रहा था। सेंट्रल एशिया से भारत का व्यापार काफ़ी समृद्ध हुआ करता था, तो आज के समय में भी, ठीक है, चूँकि वो पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र है, इंडिया का जो बॉर्डर है नॉर्थ में, ऐसी स्थिति मध्य एशिया तक सीधी भूमि पहुँच नहीं है, क्योंकि, ठीक है ना, इधर से हम जाएंगे तो पाकिस्तान इसको ट्रांजिट नहीं देता है। इसके लिए वैकल्पिक मार्ग की जरूरत है। तो वैकल्पिक मार्ग में देखिए आपका, जैसे चहारवार बंदरगाह है ईरान में, आपने देखा है, देखिए इसको इंडिया को किस तरह से कनेक्टिविटी मिलेगी। तो पहला है चबहार बंदरगाह जो ईरान में है, ठीक है ना। दूसरा है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। तीसरा है असगावात समझौता, इस के जरिए क्षेत्र से जुड़ने का एक अवसर मिलेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। एक फ़ायदा इंडिया को है कि चाइना और पाकिस्तान के बीच संतुलन, ठीक है ना, ये संवाद बनाए रखने के लिए, चूँकि ये बहुपक्षीय मंच प्रदान करता है, तो हम वहाँ पर जो उपस्थित होते हैं, देखिए आपसी डायलॉग, आपसी बातचीत से समस्याओं का समाधान होता है। तो हम वहाँ जब बैठते हैं, एक जगह रहते हैं, सारे कंट्री हैं, डायलॉग पार्टनर्स भी हैं, ठीक है ना। तो उसी स्थिति में हम चाइना और पाकिस्तान के साथ भी जो है डायलॉग बनाकर अपनी समस्याओं को धीरे धीरे, है ना, दूर कर सकते हैं, जो बॉर्डर डिस्प्यूट वगैरह है, ठीक है। तो ये हमको, इंडिया को ये सब बेनिफिट देता है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर और है, यह मंच द्विपक्षीय तनाव के बावजूद राजनीतिक संपर्क बनाने में मदद रखता है। मतलब बायलैटरल इशूज हैं, देयर आर सेवरल बायलैटरल इशूज, इसके बावजूद भी क्या है, ठीक है ना, कि राजनीतिक संपर्क बनाने के लिए मदद करता है ये मंच। इसके अलावा यूरेशिया में राजनीतिक उपस्थिति, ठीक है, स्ट्रैटेजिक प्रेजेंस इंडिया का होगा कि एससीओ क्या कर रहा है, भारत को रूस, ईरान और मध्य एशियाई देशों के साथ अपने राजनीतिक और आर्थिक रिश्ते मजबूत करने का अवसर देता है, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारे यूरेशियाई आयाम को मजबूती मिलेगी, ठीक है, ये ध्यान रखना है।
ये तो हो गया भारत को संभावनाएं। एससीओ से भारत के लिए क्या क्या संभावनाएं हैं, ये सारे पॉइंट्स इसमें थे जो आपको दिमाग में रखने हैं, माइंड में रखने हैं, सेट करने रखने हैं। अब क्या चैलेंजेज क्या क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है कि चैलेंजेज क्या क्या है। देखिए यहाँ पर चैलेंज में पहला है कि भाई चीन का प्रभुत्व है यहाँ पर, ठीक है, चूँकि एससीओ में तो चीन शुरू से है, ठीक है ना, तो उसकी एक प्रमुख शक्ति है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव उसका है, ठीक है, उसको जोड़ना चाहता है उसमें, और इसका पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जो हमारा है उससे गुजर रहा है और इंडिया उसको एक्सेप्ट कर नहीं रहा है। तो जाहिर है कि एक बहुत बड़ा चुनौती है हमारे लिए, ठीक है, भारत के लिए, तो इसको ध्यान रख दीजिएगा, ठीक है ना। और इस कारण भारत एससीओ कनेक्टिविटी एजेंडे में पूरी तरह से शामिल नहीं हो पाता है। जो हमारा कनेक्टिविटी एजेंडा था, व्यापार वाणिज्य के लिए सप्लाई चेन की बातें थी, चूँकि ये हमारे पीओके से जा रहा है अमेरिका चाइना का जो, ठीक है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इससे हम लोग थोड़ा सा समस्याओं में घिरे पाते हैं और लगता है कि नहीं ये सही नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करें, पूरी तरह से कनेक्टिविटी में शामिल नहीं हो पाते हैं। दूसरा है पाकिस्तान की भूमिका। देखिए इसमें पाकिस्तान देखिए क्या करता है, हम लोग आतंकवाद को, है ना, के मुद्दे को इस मंच पे उठाते रहते हैं, और पाकिस्तान क्या करता है, क्योंकि वो भी 2017 से है, इंडिया भी 2017 सदस्य है, और अक्सर द्विपक्षीय विवादों को, जैसे कश्मीर के मुद्दे को एससीओ के मंच पर उठाता रहता है। इससे क्या होता है, ठीक है, जो हमारा सुरक्षा की चिंता है, हमारे आतंकवादी विरोधी पहल है, उसको ये अड़चन डालने का काम पाकिस्तान करता है। पाकिस्तान शो करना चाहता है कि हम शांति प्रिय देश हैं, हम भारत के साथ ऐसा कुछ नहीं करते हैं, भारत ही हमारे खिलाफ कुछ काम करता है। इसके लिए एक चैलेंजेज यहाँ पाकिस्तान का इशू है। और जो रैट्स है, ठीक है, तो रैट्स पर हम लोग पीछे चर्चा कर रहे थे, इस ढांचे में भारत पाकिस्तान के बीच विश्वास की कमी सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि एंटी, ठीक है, टेररिज्म की बातें जब आएगी तो पाकिस्तान कभी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा और इंडिया इसको काफ़ी मजबूती से उठाएगा। इससे भी क्या हो रहा है कि आपसी विश्वास की कमी का एक मुद्दा उठता है, ये एक बहुत बड़ी बाधा है, ठीक है। इसके अलावा चूँकि अभी हम थोड़ा देर पहले बताए थे कि ये एक मल्टी कल्चरल, है ना, ऑर्गेनाइजेशन है, कल्चर भी इसमें अलग अलग है। तो चूँकि सर्वसम्मति से निर्धारित निर्णय लेने की बातें पहले हम लोगों ने पढ़ा है इसमें, ठीक है, तो एससीओ में सर्वसम्मति से निर्णय लिए जाते हैं, जो हम लोग उसका काम करने का तरीका ही है। तो किसी एक देश के विरोध में कोई भी प्रस्ताव अटक सकता है, सर्वसम्मति से निर्णय लेना है। तो जाहिर है कि वाले कोई प्रस्ताव इंडिया रखता है, देखिए यहाँ है ना, कारण भारत की कई पहले हैं, जैसे आतंकवाद से जुड़ी हुई, तो सबसे मुद्दा हमारा तो यही है। तो चाइना या पाकिस्तान के विरोध चलते आगे नहीं बढ़ पाती है, ये एक बहुत बड़ा इशू है। तब देख रहे हैं भारत के सामने चैलेंजेस क्या क्या है, चाइना, पाकिस्तान, ठीक है, सर्वसम्मति निर्णय ले जाने की बात, या कनेक्टिविटी की समस्या जो पहले हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है, पाकिस्तान द्वारा पारगमन से इनकार करने के कारण भारत के पास मध्य एशिया के सीधी भूमि पहुंच नहीं हो पा रही है। एक समस्या आपको आपके सामने दिख रहा है इंडिया के, ठीक है, फ्रंट के सामने। तो इससे क्या होता है कि हमें आर्थिक और ऊर्जा परियोजनाओं का लाभ लेना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, ठीक है। एक है जियो पॉलिटिकल बैलेंस को, ठीक है, बनाने में समस्या आती है हमारे पास, जो यहाँ पर देखिए यहाँ है कि एससीओ अक्सर पश्चिमी विरोधी मंच के रूप में देखा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए एससीओ में, चूँकि ध्यान दीजिएगा कि एससीओ में यहाँ पर रसिया है, चाइना है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 10 कंट्री हैं, और हम लोग क्या है कि हम लोग अमेरिका से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, है ना, जापान से, ये जो हमने क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, अलायंस बनाया है, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत का क्वाड, ठीक है, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इसमें एससीओ कोई देश शामिल नहीं है भारत को छोड़कर। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि एससीओ जो संघाई सहयोग संगठन है, बनाया ही गया था, ये पश्चिमी विरोधी मंच के रूप में इसको देखा जाता है, बनाया ही गया था इस तरह से। तो ऐसी स्थिति में हम चूँकि क्वाड के भागीदार हैं, हिस्सेदार हैं, ठीक है ना, ऐसी स्थिति में लगता है कभी कभी इन लोगों को अविश्वास भी होता है कि भाई भारत इस तरह से काम करता है, पूरा और पश्चिम के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, ठीक है, भारत के सामने। तो ये सारी चुनौतियाँ यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा पॉइंट है नहीं, ये आप आराम से याद रख सकते हैं। समाधान क्या क्या है, ठीक है, देखिए भारत के लिए एससीओ चुनौतियों का संभावित क्या समाधान है। तो चीन के प्रभुत्व का समाधान कैसे होगा, तो भारत को, ठीक है ना, अपनी भूमिका को मजबूत करनी होगी इसमें बैलेंसिंग पावर के रूप में,
चीन का एकाधिकार घटे, इसके लिए काम करना होगा। ठीक है, क्लियर है ना। खासा रोल देना पड़ेगा वहाँ पर, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, कल्चरली, कोऑपरेशन, है ना, हर तरह से इंडिया को रोल निभाना होगा ताकि चाइना के मजबूती को, चाइना के एकाधिकार को कम किया जा सके। ठीक है, इसके अलावा सामरिक साझेदारी को गहरी करना होगा रसिया के साथ, ईरान के साथ, ठीक है, मध्य एशियाई देशों के साथ। इससे क्या होगा, चीन का प्रभुत्व घटेगा और मल्टीपोलर बैलेंस बनाने की आवश्यकता है। मतलब हम एससीओ के मेंबर तो हैं ही, लेकिन चाइना का जो प्रभुत्व यहाँ पर है, इसको घेरने के लिए जो एससीओ के ही जो दूसरे कंट्री हैं उनके साथ हमको बेहतर संबंध बनाना, बायलैटरल रिलेशन को बेहतर और करना, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब हमको जैसे बॉर्डर रोड इनिशिएटिव उनका है, चाइना का है, तो उसके पैरेलल, उसके, है ना, काट में हमें अलग से अपना कनेक्टिविटी परियोजना को बनाना होगा। जैसे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, चारबाग बंदरगाह परियोजना को हमको बढ़ावा देना है ताकि हम लोग आगे कर सकें चाइना के प्रभुत्व को कम करने के लिए। ठीक है ना। इसके अलावा सॉवरेनिटी की बात जहां आती है तो इंडिया को चाहिए कि भाई हमको सॉवरेनिटी के रिस्पेक्ट के लिए हम वहां पर मुद्दा को उठाएं, जोर जोर से उठाएं कि सारे देश सॉवरन हैं, सॉवरन कंट्री हैं, तो किसी एक के मामले में दूसरे का हस्तक्षेप सही नहीं है। पंचशील समझौता भी ऐसा है, अब चाइना क्यों नहीं मानता है, इस चीज़ को समझ सकते हैं आप। ठीक है, तो पाकिस्तान के भूमिका के समाधान पे कैसे करें, दूसरा पॉइंट आता है कि भाई कैसे हम समाधान करें समस्याओं का। तो भारत को एससीओ मंच को द्विपक्षीय विवादों को अलग से रखना चाहिए और ध्यान क्षेत्रीय मुद्दों पर, आतंकवाद और आर्थिक सहयोग पर केंद्रित करना चाहिए। चूँकि एससीओ एक मल्टीलैटरल फोरम है, तो यहाँ पर बायलैटरल मुद्दों को जगह नहीं मिलनी चाहिए। इसके लिए हमको अपना तैयार रहना चाहिए, अपने आप के, है ना, अपने मुद्दों को उठाना चाहिए ताकि पाकिस्तान कश्मीर जैसे मुद्दे को या फिर इंडिया पाकिस्तान का जो भी विवाद है उसको वहाँ पर उठाने से उसको रोकने की ज़रूरत है। ठीक है ना। इसके अलावा काउंटर टेररिज्म के एजेंडे को सक्रिय रूप से नेतृत्व देना है भारत को और अपनी प्राथमिकता स्पष्ट कर देनी है कि हमें, चूँकि इंटरनली हम काफ़ी स्ट्रांग होते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी में भी हम लोग काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं, जीडीपी में धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है ना, पूरे मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अब पीसफुल माहौल होना बहुत ज़रूरी है। बॉर्डर टेररिज्म को, ठीक है ना, जो कभी कभी खतरे वहाँ से होते रहते हैं, उसको रोकना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी स्थिति के लिए वो हमारी प्राथमिकता में आनी चाहिए, इंडिया को स्पष्ट कर देना चाहिए। ठीक है, और पाकिस्तान की आलोचना करने के बजाय भारत को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त करना चाहिए इस मुद्दे पर। ये एक नया चीज़ आप समझ सकते हैं कि हमें भाई आलोचना नहीं करना है उसका, बल्कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटा ध्यान कर देना चाहिए ताकि उसकी स्थिरता मजबूत बनी रहे। ठीक है, इसके अलावा राइट्स में भागीदारी बढ़ाना है, जो आप पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, रीजनल एंटी टेररिज्म के बारे में बात हम कर ही रहे थे। सर्वसम्मति आधारित निर्णय प्रणाली का समाधान करना होगा यहाँ पर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, चूँकि यहाँ पर डिप्लोमेटिक कोऑर्डिनेशन की, ठीक है, ज़रूरत है, उसको मजबूत करना होगा और उसके व्यापक समर्थन पा सकें, जिसमें सर्वसम्मति आधारित निर्णय प्रणाली का समाधान क्या होगा, क्योंकि कोई भी एजेंडा, कोई भी प्रस्ताव पारित होगा तो सर्वसम्मति से तो करवाने में कठिनाई होती है, खासकर इंडिया को तुरंत विरोध हो जाएगा पाकिस्तान का, चाइना का। इसका समाधान का उपाय करना होगा। जो छोटे छोटे देश है जैसे किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, ठीक है ना, इन लोगों का समर्थन हमें मिले, ये ध्यान रखना है। ये इंडिया को करना पड़ेगा ये सब चीज़। ठीक है ना। इसके अलावा देखिए, द्विपक्षीय संबंध बनाकर काम करना, पहले बताए थे। फंक्शनल कोऑपरेशन की बातें होगी यहाँ। ठीक है, तकनीकी सहयोग, आर्थिक सहयोग, शैक्षणिक सहयोग, सांस्कृतिक सहयोग, इस पर ध्यान देना है, जहाँ पर आम सहमति बनाना आसान होता है। ऐसी स्थिति में, ठीक है, कंसेंसस डिप्लोमेसी को भी अपनाकर भारत अपनी योजनाओं को धीरे धीरे आगे बढ़ा सकता है। और कनेक्टिविटी समस्याओं को दूर करने के लिए तो इंडिया अपना काम कर ही रहा है। ठीक है ना, जो आप इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की जो बार बार चर्चा हो रही है, चारबाग की चर्चा हो रही है, बार बार हो रही है। ठीक है ना, तो इसके अलावा डिजिटल और हवाई कनेक्टिविटी पर ध्यान देना चाहिए, जैसे ई ट्रेड प्लेटफॉर्म्स है, एयर कार्गो कॉरिडोर है, वर्चुअल व्यापार नेटवर्क है, इसको भी बढ़ावा देने की जरूरत है, तब हम आगे इस पर काम कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा एससीओ के जो भीतर हमारा है कि ये सदस्य देश ट्रांजिट बैरियर को धीरे धीरे कम करें। जो ट्रांजिट बैरियर है, ट्रांजिट के लिए जो टैक्सेस वगैरह लगाए जा रहे हैं, जो फ्री ट्रेड के बारे में बात पिछली बार किया था हमने, तो उसको भी बढ़ाने की आवश्यकता है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर है कि भू राजनीतिक संतुलन के दबाव का समाधान, जो जियो पॉलिटिकल बैलेंस का जो दबाव है पाकिस्तान और चाइना से खास करके है, ठीक है ना, तो इस पर ध्यान रखने की आवश्यकता है
तो इसमें राजनीतिक स्वायत्तता की नीति जारी रखनी चाहिए, रणनीतिक स्वायत्तता की नीति जारी रखनी चाहिए। न तो किसी गुट के साथ पूरी तरह जुड़ना है, न ही पूरी तरह से अलग रहना है। ये तो हम लोग शुरू से ही पढ़े हैं आप नाम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। हालांकि अभी ये बहुत ज़्यादा है ना प्रभावकारी भूमिका में नहीं रहता है, लेकिन भावनाएं तो इसकी है ही। तो आज भी जो हम ये बात यहाँ कर रहे हैं नॉन अलाइनमेंट की बातें कर रही हैं। न तो हमें को किसी गुट में रहना है, न तो किसी से अलग रहना है, मतलब बैलेंस बनाकर रखना है, जियो पॉलिटिकल बैलेंस बनाकर रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और अपना स्वतंत्र दृष्टिकोण मजबूती से रखना चाहिए। देखिए ये क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। ठीक है, सेल्फ रिलायंस के लिए आपको अपना दृष्टिकोण तो निश्चित रूप से स्वतंत्र रूप से रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा जो 25वां शंघाई सहयोग संगठन हुआ था 2025 में तियानजिन चीन में, ठीक है, ये आपका इसके बारे में दिया हुआ है। नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था इसमें, जो करंट अफेयर्स का चीज़ है जुड़ा हुआ है ये। ठीक है, तियानजिन चाइना में, ठीक है, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने भाग लिया था इसमें। देखिए काउंटर टेररिज्म कमिटमेंट की बातें हुई है, तियानजिन घोषणा पत्र बोलते हैं इसको। ठीक है, इसमें कड़ी निंदा की गई है इसका आतंकवाद का। ठीक है, इसके बाद एशिया सकारात्मक एजेंडा, जलवायु, स्वास्थ्य विज्ञान, स्टार्टअप, शिक्षा, ताकि उसकी सॉफ्ट पावर को बढ़े। रूस और एशिया के भी संबंध बढ़ाने की बातें हो रही है, उधर देख रहे थे आप। अब यहाँ पर पहलगाम आतंकी हमले का, जैसे आतंकवाद की बात तियानजिन में हुआ, पहलगाम आतंकी हमले का उल्लेख करते हुए आतंकवादी सीमाओं पर आवाजाही रोकने के मसले पर बल दिया गया इसमें। ठीक है, इसके अलावा उग्रवादी समूह का उपयोग या भाड़े के उद्देश्यों से जो हमारा है ना मशीनरी पर्पस के लिए नहीं किया जाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहा। और यह काफ़ी सफलतापूर्वक हम लोगों ने इसको दिया है, भारत के प्रधानमंत्री ने रखा था, क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पर काफ़ी मजबूती से भारत के प्रधानमंत्री ने ये किया, और जिसका ठीक है स्पष्ट घोषणा पत्र में शामिल हुआ है। सदस्यता और साझेदारियों का विस्तार अब हो रहा है यहाँ पर। जैसे देखिए मेंबरशिप और पार्टनरशिप को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर है मेंबरशिप में लाओस को नए साझेदार देश पार्टनर कंट्री में शामिल किया गया है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ है कि अब हमारे ठीक है इस संगठन में एससीओ में देखिए क्या है कि 10 पूर्ण सदस्य हैं। ठीक है, नाम भारत, चाइना, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान और बेलारूस, जो शुरू में हम लोगों ने चर्चा किया था। इसके अलावा 17 देश ऐसे हैं, ठीक है, जो पार्टनर कंट्री हैं, पार्टनर हैं, और सबसे नवीनतम लाओस है। ठीक है, और इस विस्तार से क्या हो रहा है कि यूरेशियाई से दक्षिण पूर्व एशियाई देशों तक पहुँच बढ़ रहा है इसका। मतलब हम लोग एशियाई देश की बात करें, यूरेशिया की बात करते थे अभी मैप में हम देखा था, अब वहाँ से क्या हो रहा है, ये बढ़ करके इधर साउथ ईस्ट एशिया की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, इससे ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव GGI, ठीक है, ये तीसरा है वैश्विक शासन पहल ग्लोबल GGI। देखिए शिखर सम्मेलन में जो अभी 25 में हुआ है तियानजिन में, उसमें आया है कि इसका उद्देश्य संप्रभु समानता, सॉवरेन इक्वलिटी और बहुपक्षवाद, मल्टी ठीक है ना लेटरजिज्म जो है की बातें हो रही है। 2 चीज़ इंपॉर्टेंट इसका है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ देखिए न्याय संगत वैश्विक व्यवस्था, जस्ट ग्लोबल ऑर्डर को बढ़ावा देना है। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। ठीक है, एक ये नई नीति है, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। मतलब पूरा ग्लोबल विलेज की बात बार बार हो रही है। पूरे वर्ल्ड के लोग एक फैमिली के मेंबर हैं, सबका एक ही भविष्य है। सुरक्षा, शांति की जरूरत सबको है, विकास की जरूरत सबको है। ठीक है, तो सभी सदस्य देशों ने एक तरफा आर्थिक प्रतिबंधों और बलपूर्वक उपायों का विरोध किया है कि भाई किसी प्रकार के ठीक है सैंक्शन वगैरह नहीं लगाए जाने चाहिए, और इसके लिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर और WTO सिद्धांतों का उल्लंघन करते हो ऐसा कोई भी काम नहीं करना है। ये बहुत अच्छी बात है, आपसी सहयोग की बातें हैं। इसके अलावा प्रमोशन ऑफ कल्चरल सोशल वैल्यूज़ की बातें कही गई थी सम्मेलन में। ठीक है, तियानजिन का है ये। ठीक है, यह घोषणा साझा मानवीय मूल्य, सहिष्णुता और बहुलता के महत्व को रेखांकित करती है, और पीपुल टू पीपुल कनेक्टिविटी को ध्यान रखना है। क्योंकि देखिए 2 देशों के बीच या किसी संगठन के बीच अगर पीपल टू पीपल कन्वर्सेशन हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, कॉन्टैक्ट हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में ठीक है विकास की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि विश्वास की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट होने से
विश्वास बढ़ता है, फेथ बढ़ता है, बिलीव बढ़ता है और यह विकास को बढ़ावा देता है। ठीक है, इसके आपसी सम्मान, समझ और सहयोग के महत्व की पुष्टि किया गया इसमें, ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा क्षेत्रीय और वैश्विक संघर्षों पर रोक, स्टैंड और ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट, ये आप बार बार हम लोग देख रहे हैं। अभी आप देखे होंगे गाजा और ईरान में जिस प्रकार से कार्रवाई हो रहा है, ठीक है, इसका भी निंदा किया गया। ठीक है, ये भी हमारे ये इसमें ध्यान रखिएगा, पॉलिटिक्स में जो गाजा और ईरान में जिस प्रकार से कार्रवाई किया गया उसका निंदा किया गया इसमें। ठीक है, इसके अलावा अफगानिस्तान में स्थायी शांति के समावेशी और प्रादेशिक शासन के आवश्यकता पर जोर दिया गया। एससीओ के संवाद, स्थिरता और सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांतों पर को दर्शाता है। ये ध्यान रखिएगा, जब भी आप IR पढ़ेंगे, इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ेंगे, तो इंटरनेशनल लेवल पर जो कुछ भी हो रहा है, खास करके जो इम्पोर्टेंट घटनाएं हैं, उसको तो याद रखना ही रखना है, समझना है। कभी भी किसी भी क्वेश्चन में आपको वो आ सकता है। ऐसा अभी सब गाजा में ईरान जो घटनाएं घटी, आप नहीं याद रखेंगे, नहीं जोड़ेंगे उसको, तो फिर कंप्लीट होगा ही नहीं। ठीक है ना, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। आर्थिक विकास और सहयोग की बातें, ठीक है, वैश्विक व्यापार, स्थिरता, बहुपक्षीय व्यापार और निवेश, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, एससीओ डेवलपमेंट बैंक की स्थापना, ये देखिए एक नया चीज़ है अपना है। ठीक है, आपस में जैसे कि एशियाई डेवलपमेंट बैंक पहले हुआ करता है, पहले से है ADB, अब क्या है एससीओ डेवलपमेंट बैंक स्थापना सहमति बनी है, जिसमें क्या होगा कि लोग अपना जो बेसिक स्ट्रक्चर है, एनर्जी है, तकनीकी है ना, सहयोग है, इसके लिए यहाँ से फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन मिल सकता है। इसके अलावा डिजिटल है ना, इनोवेशन, स्टार्टअप और ग्रीन एनर्जी कॉर्पोरेशन पे अपनी भागीदारी की इच्छा जताई है सारे देशों ने। एक ये है ना अच्छी बात है, जो डिजिटल वर्ल्ड है इसमें जो नए नए इनोवेशन हो रहे हैं, इस पर हम लोग क्या करें, आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे। स्टार्टअप की बातें आएगी या ग्रीन एनर्जी की बातें आएंगी, तो यहाँ पर भी हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे, इससे सबको बेनिफिट होगा। इसके अलावा भारत ने देखिए यहाँ इंडिया ने क्या किया है कि आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक एकता के बात को मजबूती से रखा, क्योंकि हम लोग का एक बहुत बड़ा इशू यही है ना, तो डेवलपमेंट को रोकने वाला, इंडिया के डेवलपमेंट को रोकने वाला एक बहुत बड़ा अगर कोई तत्व है, बाहरी तत्व है या खतरा है, तो आतंकवाद है। तो बार बार आतंकवाद की बातें आ रही है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। दूसरा जो GGI के बारे में पीछे हम लोग पढ़ा था, तो भारत में वैश्विक नीति भूमिका को सम्मान्यता मिली है। ठीक है, कि भारत एक वैश्विक लीडर के रूप में, ग्लोबल लीडर के रूप में आगे बढ़ रहा है, ये आपका दिखाता है GGI का इनिशिएटिव। फिर एससीओ विकास बैंक से भारत को आर्थिक परियोजनाओं के लिए नए अवसर मिल सकते हैं। लाओस के जुड़ने से क्या हुआ, भारत एशियान कनेक्टिविटी को भी बढ़ावा मिल सकता है। एशियान के साथ जो हमारा रिश्ता काफ़ी बेहतर है, तो इससे बढ़ावा मिल सकता है। और एससीओ के भीतर ने अपने बहुध्रुवीय और सहयोगी विश्व दृष्टिकोण को सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया है। तो इस प्रकार से आपका एससीओ का जो नया जो हुआ था सम्मेलन, उसके बारे में हम लोगों ने, ठीक है, ये चर्चा किया था। इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट रखता है ये पॉइंट। तो इस प्रकार से आपका ये है। तो आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से एससीओ, संघाई सहयोग संगठन, ठीक है ना, पूरे वर्ल्ड के पॉलिटिक्स में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसके रोल को आपने शुरू में देखा था, किस प्रकार से जोग्राफिकल एक्सपेंशन इसका है, लगभग 24%, पॉपुलेशन है 49%, जीडीपी में इसका रोल लगभग 31% है। निश्चित रूप से संगठन काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस संगठन का फ़ायदा इंडिया को कैसे मिले, इंडिया कैसे इसका लाभ उठाए, कैसे अपने कमजोरियों को दूर करे, कैसे अपने बाधाओं को दूर करे, किस प्रकार से चाइना को बैलेंस रखे, किस प्रकार से पाकिस्तान को बैलेंस रखे, किस प्रकार से अपने फ़ायदे की बात, अपने लाभ की बातों को, बेनिफिट की बातों को वहाँ उस मुद्दे को उठाए उस मंच पर, ताकि इससे इंडिया को अधिक से अधिक फ़ायदा हो। इन सब बातों पर विचार करने हो सकता है। और कोई भी एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन आता है, प्रश्न आता है, तो आपको इन सब मुद्दों पर ध्यान देते हुए आगे करना है। ओके, थैंक यू। फिर अगले वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे आपको किस प्रकार के टॉपिक पर, किस प्रकार के टॉपिक पर आपको क्लासेस चाहिए, वीडियो चाहिए, आप मैसेज कर सकते हैं। तो फिर मैं उस प्रकार से आपको है ना कंटेंट लाकर आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। थैंक यू।